ये खौफनाक कहानी पाकिस्तान की एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी है जावेद इकबाल नाम के एक खौफनाक सीरियल किलर की, जिसे मोन्स्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। उसने एक ऐसा जुर्म किया था जो आज तक किसी भी देश में नहीं हुआ था। जावेद इकबाल नाम का ये शख्स पाकिस्तान की रसूरदार फैमिली से बिलोंग करता था। ये फैमिली काफ़ी एजुकेटेड थी। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके कारण उसके घर वालों ने भी उससे किनारा कर लिया और जज ने उसे ऐसी सज़ा सुनाई जो आज तक किसी भी जज ने किसी भी मुजरिम को नहीं सुनाई होगी। सज़ा ऐसी थी जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल उठता। सज़ा इतनी भयानक थी जिसको सुनकर मानव अधिकार आयोग वालों को भी आगे आना पड़ा। इस केस में पाकिस्तानी सरकार को भी उसकी सज़ा के बारे में दोबारा सोचना पड़ा। फिर कुछ दिनों बाद जावेद इकबाल को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन फांसी की सज़ा के कुछ दिनों पहले ही उसको किसी ने जहर देकर मार दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर जावेद इकबाल कौन था और उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया था जिसके कारण उसको इतनी खतरनाक सज़ा सुनाई गई, और उसे ऐसी कौन सी खतरनाक सज़ा सुनाई गई जिसके कारण मानव अधिकार आयोग वालों ने भी इसका विरोध किया। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि फांसी से पहले ही पाकिस्तानी पुलिस ने उसे जहर देकर मार दिया। नवंबर लाहौर पुलिस स्टेशन। हर दिन की तरह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तभी वहां एक मासूम सा दिखने वाला शख्स आता है। दिखने में वह एकदम मीडियम कदकाठी का था। टीआई के पास पहुंचकर वह बोला कि उसे कुछ कन्फेस करना है। टीआई की परमिशन मिलते ही उसने बताया कि उसका नाम जावेद इकबाल है और उसने एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 बच्चों की जान ली है। उसकी बात सुनकर टीआई ने उस पर एक नज़र डाली और उससे हंसते हुए बोला कि सुबह सुबह मजाक करने के लिए क्या तुमको हम ही मिले थे। पुलिस वाले ने उसको वहां से जाने को कहा, लेकिन जावेद इकबाल ने उनकी बात को पलटते हुए कहा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। अगर वह चाहता तो 500 बच्चों की भी जान ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास बहुत पैसे हैं और उसका टारगेट सिर्फ 100 बच्चों को मारने का ही था। जावेद इकबाल की बात सुनकर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और उसने झल्लाते हुए उससे कहा कि यहाँ से बाहर जाओ और हमारा दिमाग खराब मत करो। पुलिस वाले ने उससे कहा कि तुम किसी अच्छे घराने से लग रहे हो और बात भी नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, तो क्या आज उसने कोई सस्ता नशा कर लिया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन जावेद इकबाल ने बताया कि वह वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा है। वो जैसा बोल रहा है उसने वैसा ही किया है, यानी कि उसने 100 बच्चों की जान ली है। लेकिन पुलिस वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया और वे सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। 10 दिन बाद पाकिस्तान के एक फेमस अखबार जंग और लाहौर के पुलिस स्टेशन के पास एक लेटर आया। उस लेटर में लिखा था कि मैं जावेद इकबाल हूँ और मैंने पूरे 100 बच्चों की जान ली है। मैं चाहता तो 500 बच्चों को भी मार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ 100 बच्चों को मारने का ही था। मैं अपने जुर्म के लिए सरेंडर करने थाने भी गया था, लेकिन वहाँ पुलिस वालों ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया और इसीलिए अब मैं अपनी जान लेना चाहता हूँ। मैं रावी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा और एविडेंस के लिए मैं ये एड्रेस भेज रहा हूँ जहां आप अपनी आंखों से मेरा ये जुर्म देख सकते हैं। इस लेटर को पढ़कर लाहौर पुलिस को लगा कि एक बार फिर कोई सिरफिरा उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जैसे ही ये लेटर जंग के एडिटर के पास पहुंचा
तो उनकी टीम एकदम सख्ते में आ गई और उन्होंने फौरन अपने क्राइम रिपोर्टर को फोन लगाया। क्राइम रिपोर्टर जल्दी ही ऑफिस आ गया और एडिटर ने उनको सारी बातें बताईं। उसने यह भी बताया कि इस लेटर के पीछे जो एड्रेस है वो 7 बाग के मकान का एक एड्रेस है। उस एड्रेस को पढ़ने के बाद क्राइम रिपोर्टर ने अपने सीनियर से पूछा कि उनको क्या लगता है, क्या ये बात सच हो सकती है। तो एडिटर ने कहा कि यही तो उनका काम है, हमें इस सच्चाई तक पहुंचना है और हमको देखना है कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। तो आखिर इस लेटर की सच्चाई क्या थी? क्या वास्तव में जावेद इकबाल ने 100 बच्चों की जान ली थी? अगर हाँ तो क्यों? जब क्राइम रिपोर्टर उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचा तो उस मकान को देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि यहाँ पर किसी वारदात को अंजाम दिया गया है। उसने चारों तरफ ध्यान से देखा और उसका मुआयना किया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसकी नज़र एक खुले हुए दरवाजे पर गई। हिम्मत करके वह दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। दीवारें खून से सनी हुई थी और उन खून से सनी हुई दीवारों को देखकर क्राइम रिपोर्टर एकदम सन्न सा रह गया। उसने वहीं पर देखा कि वहाँ पर कुछ थैले रखे हुए हैं जिनमें कुछ रखा हुआ मालूम पड़ रहा है। एक थैले में बच्चों के कपड़े रखे हुए थे, वहीं दूसरे थैले में उनके जूते चप्पल रखे हुए थे और वहाँ पर एक डायरी भी पड़ी मिली जिसमें मरने वाले बच्चों के नाम लिखे हुए थे। ये देखकर अब रिपोर्टर को समझ आ गया था कि यहाँ मामला गड़बड़ है, लेकिन तहकीकात करने पर उसे और कुछ नजर नहीं आया। अब हिम्मत करके वह बाहर लौट ही रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर रखे 2 ड्रम पर गई। ये ड्रम एसिड से भरे हुए थे। जैसे ही उसने उन ड्रम को खोला, उनके खुलते ही उनसे इतनी बदबू आने लगी कि वहां खड़ा होना मुश्किल हो गया। एविडेंस देखने के बाद रिपोर्टर ने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया और अगले दिन जंग न्यूज़पेपर में ये खबर सुनते ही सनसनी मच गई। पुलिस वालों पर तमाम सवाल उठाए जाने लगे कि जब कातिल खुद उनके सामने सरेंडर करने आया था तो पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। अब हमारे जहन में अगला सवाल ये उठता है कि आखिर जावेद इकबाल कौन था और उसने 100 बच्चों की जान क्यों ली थी। तो आइए नजर डालते हैं हम जावेद इकबाल की पिछली जिंदगी पर। 1961 में जन्मा जावेद इकबाल अपने भाई बहनों में 6 नंबर का था। उसने लाहौर के गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी और बाद में स्टील रिक्वेस्टिंग बिजनेस में कदम रखा। जब तक वह 7 बाग में अपने पिता के साथ रहता था तब तक उसका बिहेवियर एकदम नॉर्मल था। लाहौर पुलिस और जंग एडिटर के पास ये लेटर दिसंबर के फर्स्ट वीक 1999 में पहुंचा था। सबूत मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई थी। उस लेटर में लिखा था कि वह रावी नदी से कूदकर अपनी जान दे देगा। इसलिए पुलिस वालों ने इस बार सीरियसली उसकी लाश को ढूंढने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन उसकी लाश का कहीं भी अता पता नहीं चला। अब सभी को यही लगने लगा था कि कातिल ने उन सबको गुमराह करने की एक नई चाल चली है, लेकिन सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि अगर जावेद इकबाल सबको गुमराह करना चाहता था तो उसने ये लेटर क्यों लिखा था और क्यों उसने अपने इस जुर्म के बारे में सबको बताया। जावेद इकबाल की ये गुत्थी सुलझने की जगह उलझती ही जा रही थी। पुलिस वाले भी अपनी लापरवाही के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे और पब्लिक भी उन पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रही थी। कहा जाता है कि जावेद इकबाल को पकड़ने के लिए जो स्टिंग ऑपरेशन बिछाया गया था वह पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन था। आखिर इतना बड़ा सीरियल किलर कहां गायब हो गया? क्या वो पुलिस की गिरफ्त में आया? क्या वो किसी
और जुर्म को अंजाम देने की ताक में बैठा था। जब जावेद इकबाल का पता कहीं नहीं चला तो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस वाले जावेद इकबाल के घर पर पहुंच गए, लेकिन घरवालों ने उनको बताया कि उन्होंने बहुत पहले ही जावेद इकबाल से किनारा कर लिया है और अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है। अब पुलिस वाले और भी ज्यादा परेशान होने लगे। 30 दिसंबर 1999 एक शख्स जंग के एडिटर के पास पहुंचा और उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ हैंडशेक किया और एडिटर की हालत तब खराब हो गई जब उसने बताया कि जो आपके पास पहले लेटर आया था वो मैंने ही लिखा था। एडिटर और कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस शख्स ने बताया कि मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं यहाँ आपके अखबार के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। आप अपने किसी अच्छे से रिपोर्टर को बुलाइए जो कि मेरा इंटरव्यू ले सके, क्योंकि मेरी कहानी जरा दिलचस्प है। जावेद इकबाल की बात को सुनकर एडिटर को भी लगा कि अगर इसका इंटरव्यू सबसे पहले हमारे अखबार में आएगा तो ये हमारे अखबार के लिए अच्छा होगा। तो उसने अपने एक अच्छे रिपोर्टर को बुला लिया और जावेद इकबाल का इंटरव्यू लेने के लिए कहा। इंटरव्यू देने के पहले जावेद इकबाल ने कहा कि आप इंटरव्यू खत्म होने से पहले आर्मी को कॉल कर दीजिए, क्योंकि मुझे पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये कहने के बाद जावेद इकबाल ने अच्छी तरह से इंटरव्यू दिया और तब तक वहां आर्मी के जवान पहुंच गए और वे जावेद इकबाल को अरेस्ट करके ले गए। जावेद इकबाल ने वही स्टेटमेंट दिया जो उसने जंग न्यूज के एडिटर को दिया था। आर्मी वालों ने जावेद इकबाल को पकड़कर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। वहां पूछताछ के दौरान उसने वही कहा जो उसने जंग के एडिटर और आर्मी वालों से कहा था। उसकी स्टेटमेंट सुनकर लाहौर पुलिस और सख्ते में आ गई। उसने कहा कि जब वह 17 साल का था तब उस पर एक बच्चे के यौन शोषण का झूठा आरोप लगाया गया था। उस बच्चे के माँ बाप ने उसकी कंप्लेंट कर दी थी और वहां जावेद की एक बात न सुनी गई और उसको थाने में बंद कर दिया गया, जहां उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई की गई। उस दौरान उसके घर वालों ने भी उससे किनारा कर लिया, लेकिन उसकी माँ थी जो उससे बहुत प्यार करती थी और वह अक्सर उससे मिलने आया करती थी और बहुत रोया करती थी। फिर सुनवाई के बाद जावेद इकबाल को जेल में बंद कर दिया गया और उसकी माँ वहाँ भी उससे मिलकर बहुत रोती थी। अपनी माँ को रोते देख जावेद इकबाल को बहुत तकलीफ पहुँचती थी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया और उसने ठान लिया कि वह जेल से निकलकर 100 माँओं को रुलाएगा। हर माँ की जान उसके बच्चे में बसती है और इसलिए वह 100 बच्चों की जान लेगा। आखिर जावेद इकबाल ने इतने सारे बच्चों को अपने जाल में कैसे फंसाया? क्या वह उन बच्चों को पहले से जानता था या फिर उसने कोई ऐसी तरकीब अपनाई जिससे सारे बच्चे उसके जाल में फंस गए? जावेद इकबाल जब जेल से बाहर निकला तब उसने लाहौर के एक पॉश इलाके में वीडियो गेम पार्लर खोला। उस वक्त बच्चों के बीच यह गेम बहुत फेमस था। जाहिर सी बात है कि अपने पड़ोस में वीडियो गेम पार्लर होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे वहां आते थे। इसी बीच जावेद इकबाल ने नोटिस किया कि कौन सा बच्चा किस घर से बिलोंग करता है। उन सभी बच्चों को चेक करने के लिए उसने एक ट्रिक अपनाई। एक दिन उसने 100 का नोट जमीन पर गिरा दिया और वह छुपकर देखने लगा कि यह नोट कौन सा बच्चा उठाएगा। तभी एक बच्चे ने उठाकर उस नोट को अपनी जेब में रख लिया। बच्चों की घर वापसी के समय जावेद इकबाल ने सभी बच्चों से पूछा कि वो 100 का नोट किसने उठाया था, लेकिन सभी बच्चों ने नामे सिर हिला दिया। अब जावेद इकबाल उसी नोट को उठाने वाले बच्चे को एक कमरे में ले गया और उसने उस बच्चे के कपड़े उतारकर उसके साथ गलत हरकत की और उस बच्चे को मुंह बंद रखने के लिए उसे 100 का नोट और दिया। एक बार ये काम करने के बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वो हर दिन बच्चों के साथ यही करने लगा, लेकिन अब उसके जहन में एक बात आ रही थी कि उसे अपनी माँ की आंसुओं का बदला लेना चाहिए।
लेकिन उसे पुलिस का डर था, इसलिए उसने और वक्त बीतने का इंतजार किया। कुछ दिनों बाद एग्जाम के चलते वीडियो गेम पार्लर पर बच्चों ने आना कम कर दिया और उसका वीडियो गेम पार्लर बंद हो गया। अब उसने उसी जगह पर एक्वेरियम खोला, क्योंकि उसे बच्चों का शिकार करना था। बच्चे रंग बिरंगी मछलियां देखकर एक्वेरियम की तरफ आकर्षित होते थे और उनको देखने वहां पर आया करते थे। उसने वहां पर भी ये 100 के नोट वाला काम शुरू कर दिया। अब उसे कहीं ना कहीं ये डर था कि इस जगह पर रहकर वह अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपने एक्वेरियम में आने वाले गरीब बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे को फुसलाया और वह आउटर साइड के एक मकान में उसको ले गया। उसने उसके साथ गलत हरकत की और एक चैन से उसका गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसको मारने के बाद उसने उसकी लाश के टुकड़े किए और एसिड से भरे ड्रम में उन टुकड़ों को डाल दिया और उसका सारा सामान रावी नदी में बहा दिया। उस बच्चे को मारने के बाद जावेद इकबाल ने एक डायरी में उसका नाम लिख लिया और उसके साथ उसने सीरियल नंबर भी डाल दिया। धीरे धीरे करके वह अपने एक्वेरियम के गरीब बच्चों को टारगेट करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने एक्वेरियम को भी बंद कर दिया। अब वह सड़क पर रहने वाले गरीब बच्चों की तलाश करने लगा और उसने ऐसे बच्चों का शिकार किया जो दूसरे शहरों से आया करते थे। जब उसने 90 नंबर के बच्चे की जान ली थी, तब उसने उसका सामान रावी नदी में नहीं बहाया, क्योंकि वह पुलिस को प्रूफ देना चाहता था कि उसने 100 बच्चों की जान ली है, और इसीलिए उसने बच्चों के कपड़े और जूते कलेक्ट करने शुरू कर दिए। जिस दिन उसने 100वें बच्चे की जान ली थी, उसने डिसाइड किया कि अब वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट नहीं किया, तो उसने खुद लेटर लिखकर जंग अखबार के एडिटर को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले जुर्म के बारे में बताया। क्या जावेद इकबाल 100 बच्चों का अकेला कातिल था, या फिर इस दिल दहला देने वाली घटना में उसका साथ किसी और ने भी दिया, और कोर्ट ने इसके साथ क्या सलूक किया। जावेद इकबाल के इस घिनौने काम में 4 लड़कों ने उसका साथ दिया। उसके साथियों में एक लड़का सिर्फ 13 साल का था। जब उन सबकी गिरफ्तारी हुई तो उनमें से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, और कहा जाता है कि एक लड़का भीड़ के हत्थे चढ़ गया और भीड़ ने उसको पीट पीट कर मार डाला, और जावेद इकबाल का साथ देने वाला उसका एक साथी साजिद था। अब जावेद को साजिद नाम के एक शख्स के साथ पाकिस्तान के सबसे खतरनाक जेल में भेज दिया गया। ये वही जेल है जहां पर हिंदुस्तानी सोल्जर्स को रखकर टॉर्चर किया जाता है। जब ये दोनों जेल पहुंचे तो वहां के कैदियों ने इनका जुर्म सुनकर इनको बहुत पीटा। इसके बाद इन दोनों को अलग जेल में बंद कर दिया गया। इनकी सुनवाई के वक्त इनका फैसला करने वाले जज, जिनका नाम अल्लाह बख्श था, वो इनके जुर्म को सुनकर परेशान हो गए और सोचने लगे कि इसको कौन सी सज़ा दी जाए। और आखिरकार उन्होंने फैसला सुनाया कि जिस तरह इसने 100 बच्चों की जान ली है, इसको भी 100 बार फांसी होगी और इसके शरीर के टुकड़ों को काटकर एसिड से भरे ड्रम में डाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में ये ऐसा पहला फैसला था जो फैसले की कठोरता को सोचे बिना ही गुनहगार को कठोर से कठोर सजा देने के मकसद से लिया गया था, ताकि उनको अपने गुनाहों का अंदाजा हो सके। लेकिन जैसे ही ये फैसला मीडिया न्यूज में दिखाया गया, तब ह्यूमन राइट एक्ट के तहत इस फैसले का विरोध किया गया और मीडिया ने कहा कि इंसानियत के खिलाफ जाकर कोई भी जज ऐसा फैसला नहीं दे सकता। फिर पाकिस्तानी सरकार ने बात संभालते हुए बताया कि बच्चों के कत्ल का जिक्र सुनकर जज जज्बाती हो गए थे और इसीलिए उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया। फिर इस फैसले पर फिर से विचार हुआ और जावेद इकबाल और उसके साथी को 8 अक्टूबर 2001 को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन 9 अक्टूबर 2001 को ही जावेद इकबाल की बॉडी फांसी से लटकी हुई मिली
उसकी बॉडी पूरी नीली पड़ चुकी थी। पहले तो ये बताया गया कि जावेद और उसके साथी ने कुर्ते का फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान ले ली है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि जिस रात जावेद और उसके साथी की मौत हुई थी उस रात 4 से 5 घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद थे और वहाँ के गार्ड्स को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। दोनों कैदियों की इतनी स्ट्रिक्ट निगरानी में एक साथ मौत अपने साथ कई सवाल ले आया जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। इस इंसिडेंट के बाद जेल के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। लोगों के अनुसार मर्डर पुलिस और कैदियों की मिलीभगत से एकदम सोच समझकर किया गया था। जावेद इकबाल की मौत के बाद वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर में पुलिस की बुराई हुई और कहा गया कि इस टीनेजर को इतना बड़ा गुनहगार बनाने में लाहौर पुलिस का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि जावेद इकबाल आखिरी वक्त तक कहता रहा कि पुलिस वालों पर उसको जरा भी भरोसा नहीं है। अगर वह चाहता तो 500 बच्चों की भी जान ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और पुलिस वाले भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर वह सरेंडर नहीं करता तो पाकिस्तानी पुलिस उसके पास कभी नहीं पहुंच पाती। इन सभी स्टेटमेंट्स की वजह से पाकिस्तानी पुलिस की बहुत ज़्यादा फजीहत हुई, जिसका जवाब दे पाना उनके लिए काफ़ी मुश्किल था। इतना ही नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट और उनके पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे कि इतनी स्ट्रिक्ट निगरानी में एक कैदी की मौत कैसे हो सकती है और पुलिस की नाक के नीचे से जावेद इकबाल कैसे बच्चों को अपना शिकार बनाता रहा और पुलिस वालों को क्यों इसकी खबर नहीं लगी। क्या पुलिस सिस्टम अपना काम सही से नहीं कर रहा था? क्या वे भरोसे के काबिल हैं भी या नहीं? तो यह थी पाकिस्तानी सीरियल किलर जावेद इकबाल की कहानी, जिसने अपने माँ के आंसुओं के बदले 100 माओं की गोद उजाड़ने की कसम खाई थी और अपनी कसम के मुताबिक 100 बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद उसने अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।